आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज का अध्याय 6, जिसका नाम है आत्मसम्मान। सकारात्मक नज़रिया विकसित करना। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिलें उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। भिखारी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी ज़िंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारे काम पर करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, ज़िंदगी में हमारी उपलब्धियों, यानी हर चीज़ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी ज़िंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हमें ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सबका मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नज़रिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। सेल्फ एस्टीम इज़ अवर सेल्फ कंसेप्ट। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हद जो भी हो। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे। सम एडवांटेजेस ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम। लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को दूसरों को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान
हाई सेल्फ एस्टीम, दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नज़रिया बनता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और ज़िंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरों की ज़रूरत के प्रति व्यक्ति की संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नज़रिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरा मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद देता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। घटिया किस्म का आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए गए हैं। इसमें उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं हैं, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर देती है। वे आमतौर पर गपबाज होते हैं। दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा साबित करते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नज़रिए वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। वे स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने लगते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता है। वे यह नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें ख़त्म हो जाती हैं और बेहूदगी शुरू हो जाती है। सामाजिक जमवाड़ों में मजाक आमतौर पर सुने सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते, क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि वे पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे न करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। वे टची होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। कोई भी बात कहने पर वे उसे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होती है। संवेदनशीलता और तुनक मिजाजी में क्या फ़र्क है? What is the difference between being touchy and being sensitive? तुनक मिजाजी एक कंटीला नज़रिया है। ऐसे आदमी के करीब जाने का मतलब चोट खाना होता है। दूसरी ओर संवेदनशीलता एक सकारात्मक नज़रिया है। यह दूसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदले के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बहुत संवेदनशील है। दरअसल वे यह कहना चाहते हैं कि वह आदमी तुनक मिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से और दूसरों से नकारात्मक उम्मीदें होती हैं और वे निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। नंबर 1, वे हमेशा दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति की चाह और किसी की राय जानने में फ़र्क है। वास्तव में राय जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। नंबर 2, वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल यह आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। नंबर 3, वे दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं।
ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी हो वह असरदार नेता नहीं बन सकता। दूसरे लोग उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नज़र में उसकी इज्जत घट जाती है। नंबर 4, उनमें दृढ़ता नहीं होती। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं चाहते। दूसरी ओर अनुचित ढंग से आक्रामक होना भी कमज़ोर आत्मसम्मान की निशानी है। जिन हालात में दया दिखानी चाहिए उनमें आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। आत्मविश्वास की कमी की वजह से पिछलग्गू बन जाते हैं। वे सोचते हैं जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। हम हर रोज़ लोगों को साथियों के दबाव के आगे घुटने टेकते देखते हैं, यह जानने के बावजूद कि वे जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे दूसरों से मान्यता पाना चाहते हैं। वे अमीरों की बराबरी करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार या ऐसी ही अन्य चीज़ें खरीदते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधियों में भाग लेते हैं तो अक्सर वे ऐसा पैसा खर्च करते हैं जिसे उन्होंने कमाया नहीं होता और ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। वे सारे काम केवल दूसरों पर रौब जमाने के लिए करते हैं, जबकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि वे उन्हें पसंद करते हों या उन्हें तारीफ लायक मानते हों। कई बार वे अड़ियलपन दिखाते हैं या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार करते हैं। घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बेतुकी हरकत करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत काम करते हैं और गलत मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में बढ़ चढ़कर डींगे हाँकने वाले, कक्षा में जोकरनुमा हरकतें करने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। वे अनिश्चय के शिकार होते हैं और जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। साहस की कमी और आलोचना के डर की वजह से उनका व्यवहार डुलमुल हो जाता है। वे सत्ता के खिलाफ बगावत करते हैं। अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फ़र्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत के साथ बगावत की। लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाला व्यक्ति अधिकार संपन्न लोगों के विरुद्ध केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उनके पास अधिकार है, भले ही वह सही हो। वे असामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं। वे दिशाहीन होते हैं और उनका नज़रिया कुछ इस किस्म का होता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। उनका यह रुख उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करने और अपनी तारीफ कबूल करने में परेशानी होती है। तारीफ करते समय उन्हें अंदेशा रहता है कि कहीं उन्हें गलत ना समझ लिया जाए और अपनी तारीफ होने पर वे खुद को उस लायक नहीं मानते। अपने को नाकाबिल समझना विनम्रता नहीं है। उन्हें दुनिया की चीज़ों से काफ़ी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीज़ों से आंकते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि हम कैसी कार चलाते हैं, कैसे मकान में रहते हैं और कैसे कपड़े गहने पहनते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इन चीज़ों को इंसान बनाता है, ये चीज़ें इंसान को नहीं बनाती। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद से ज़्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं। उनकी ज़िंदगी पर दिखावा और सनक हावी रहते हैं। डिज़ाइनर के लेवल को वे अपनी हैसियत की निशानी मानते हैं। उनसे उनके पास मौजूद चीज़ें ले ली जाए तो वे शर्म से मर जाएंगे। वे एक चूहा दौड़ में फंसे होते हैं। लिली टॉमलिन ने सच ही कहा है। चूहा दौड़ के साथ समस्या यह है कि दौड़ जीत जाने के बाद पर भी हम चूहे ही रहते हैं। उन्हें खुद पर गर्व नहीं होता। वे असभ्य होते हैं। वे केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान अतिवादी व्यवहार को जन्म देता है। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले आदमी जैसा ही व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसकी वजह अलग होती है।
वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान अकेला रहता है कि वह लोगों की सोबत में परेशानी महसूस करता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों के लक्षणों की तुलना। Here are some comparison characteristics of people with high and low esteem। अब हम इन दोनों में तुलना करेंगे। एक तरफ हम ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों की बात करेंगे। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। विनम्र, घमंडी, सत्ता का सम्मान, सत्ता से विद्रोह, दृढ़ विश्वास भरा साहस होता है, साथ में रहने के लिए साथ निभाते हैं। आत्मविश्वासी, भ्रमित, चरित्र की चिंता करते हैं, प्रसिद्धि की चिंता करते हैं। दृढ़, आक्रामक, जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, पूरी दुनिया पर इल्जाम लगाते हैं। हितों की चिंता, स्वार्थी, आशावादी, निराशावादी, दूसरों की ज़रूरत समझते हैं, लालची होते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। संवेदनशील, तुनक मिजाज, एकांत प्रिय होते हैं, अकेलापन चाहते हैं, बहस करते हैं, विवाद करते हैं, अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं, केवल दौलत जायदाद को महत्व देते हैं, सही दिशा जानते हैं, भटकाव के शिकार होते हैं। अनुशासित, आज़ादी की गलत धारणा, आत्म प्रेरित, बाहर से प्रेरित, दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों को नीचा मानते हैं। सलीका पसंद, भदगी पसंद, हद जानते हैं, इनके लिए सब जायज़ होता है, देते हैं, केवल लेते हैं। इस सूची का मकसद आत्म मूल्यांकन के लिए नहीं, के लिए एक आधार देना है, ना कि किसी के मन में अपराध बोध पैदा करना। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के सभी लक्षण मौजूद हों। हमें इनमें से कुछ विशेषता ज़्यादा या कम मात्रा में मौजूद हो सकती है। अगर हमें अपना लक्ष्य मालूम है तो हम खुद में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। मुखौटा क्यों लगाए? वाई पुट ऑन अ मास्क। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अपनी व्यस्तता और महत्व दिखाने के लिए उसने फ़ोन उठा लिया और दरवाज़ा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतज़ार करता रहा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिलाकर फ़ोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता जा रहा था, चिंता की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। कुछ मिनट के बाद उसने फ़ोन रखकर इंतज़ार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फ़ोन कनेक्ट करने आया हूँ। संदेश क्या है? दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हम झूठे महत्व का एहसास क्यों करना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। दिखावा क्यों करें? वाई प्रिटेंड। हमारा चरित्र उन सारी बातों से आंका जाता है जिन्हें हम करते हैं या नहीं करते हैं, पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। हमारे चरित्र का पता इन बातों से लगता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जैसे लोगों की सोबत से बचते हैं। हम दूसरे लोगों, ख़ास तौर पर अपने माताओं, बुजुर्गों और अपाहिजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम कैसी किताबें, फिल्में और संगीत पसंद करते हैं। हम कैसे मजाक पसंद करते हैं या कैसे मजाकों पर हमें हंसी आती है। हर काम से हमारा चरित्र जाहिर होता है, तो दिखावा क्यों? मेरा मानना है कि यदि किसी आदमी में दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है तो वह अपनी कोशिशों से दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। ऐसा इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने योग्य बन जाता है। अब हम सकारात्मक आत्मसम्मान और नकारात्मक आत्मसम्मान में तुलना करेंगे। नंबर 1 है आत्मसम्मान, नंबर 2 आत्मविश्वास, नंबर 3 आत्म महत्व, नंबर 4 आत्मस्वीकृति, नंबर 5 आत्म प्रेम, नंबर 6 आत्मज्ञान, नंबर 7 आत्म अनुशासन।
अब हम नकारात्मक आत्मसम्मान के टाइप की बात करेंगे। नंबर 1 आत्म तिरस्कार, नंबर 2 आत्म संशय, नंबर 3 आत्म प्रताड़ना, नंबर 4 आत्म निषेध, नंबर 5 आत्म केंद्रित, नंबर 6 आत्म प्रवचना, नंबर 7 आत्मलीनता। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है और हमारे मन में खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्म छवि है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं है तो वह दूसरों के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियाँ नहीं हैं तो हम उन्हें दूसरों के साथ बांट भी नहीं सकते। हमें सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लें। यह स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद भावनात्मक रूप से मदद करनी होगी। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म देने वाली वजह हैं। कॉजेज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। हम जन्म लेने के साथ ही अपने सकारात्मक या नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास करने लगते हैं। हम खुद अपने बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग और पुख्ता बना देते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता या नकारात्मक आत्म सुझाव, नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव ऑटो सजेशन। नकारात्मक आत्मवार्ता के दौरान हम खुद से जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें कहते हैं। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती हैं और हमें नीचे गिराती है। जल्द ही हमारा दिमाग इन बातों में विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है। ये बातें अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। वातावरण, इन्वायरमेंट। माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। परिवार से हमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिल सकती है वह है बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। परवरिश, अपब्रिंगिंग। प्रिय नागरिकों, तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि बड़े होकर अनजान बने रहने में होती है। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों में आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान और सकारात्मक धारणाएं, विश्वास और मूल्यों को विकसित करते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना हमारी विरासत की बहुत बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ी के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप, संबंधी, शिक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम काफ़ी इज्जत करते हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों को आदर्श के रूप में देखते हैं। नन्ही आँखों के घेरे में। रात और दिन दो नन्ही आँखें देखें तुझको, तेरे हर एक शब्द पर उसके कान लगे हैं। उसके छोटे हाथ चाहे तुझसा ही करना, ख्वाबों में ही देखें वो तुझसा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्श बने हो, रत्ती भर संदेह नहीं है उसको तुझ पर। भक्ति भाव से करता वो विश्वास है तुझी पर, तेरी कथनी करनी ही सवार है उस पर।
तुझसा गर वो कहे करेगा, तभी तो बन पाएगा तुझसा। आश्चर्यचकित वो नन्हा मुन्ना, करे अटूट विश्वास है तुझ पर। उसकी आंखें तुझे दिन रात तके हैं, बनाए रहा अपने नित्य कर्म से। उसके लिए जो इंतजार में है, बड़ा होकर तुझसा बनने की। बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं? उसे बताइए कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वह अपनी ईमानदारी को बेच देगा। उसे किसी की बात पर दृढ़ न होने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वह हर चीज़ पर फिसलेगा। उसे सिखाइए कि ज़िंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वह हर तिकड़म करके कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसे बचपन से ही वह सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत है, लिहाजा वह इस सोच के साथ बड़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज़ तस्तरी में परोस कर पेश कर दी जाएगी। जब वह गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह खुद को चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल का होने का इंतज़ार कीजिए ताकि वह अपने बारे में खुद फैसला कर सके। उसे सही दिशा का ज्ञान कराए बिना चुनाव करने की आज़ादी दीजिए। उसे यह कभी ना सिखाइए कि हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। उसे उसकी गलतियों के बारे में यह सोचकर कभी कुछ ना बताइए कि इसके मन में कुंठा पैदा हो जाएगी, लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वह यह मानेगा कि समाज उसके खिलाफ है। उसके आसपास बिखरी हुई हर चीज़ जैसे कि किताबें, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाइए। उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा यह होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधे पर डालने की आदत हो जाएगी। वह जो भी चीज़ें देखना सुनना चाहे उसे देखने और सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए, पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। उसकी मौजूदगी में अक्सर झगड़िए, लिहाजा घर के टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। वह जितना पैसा मांगे उसे दीजिए। उसे पैसे की कीमत कभी ना समझाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसी दिक्कतों का सामना कभी ना करना पड़े जिनका सामना हमको करना पड़ा था। खाने पीने और ऐशोआराम की सारी शारीरिक ज़रूरत को यह सोचकर फ़ौरन पूरा कीजिए कि चीज़ें ना मिलने पर वह हताश होगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने यह सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके में मैल है। जब वह किसी असली मुसीबत में फंसे तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की पर उसके लिए कुछ ना कर सका। उसे यह सोचकर किसी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रण रखने के बजाय उस पर दूर से नियंत्रण रखिए। बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो झगड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहूदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वह खुद को दोषी मानना सीखता है। अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहौल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वह भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार ढूंढ लेना सीखता है। आत्मविश्वास विकसित करना, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक युवा दंपति अपनी बेटी को काम पर जाने से पहले रोज बच्चों की देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और वह बच्ची अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते थे और उसके बाद उस चुंबन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुंबन को निकालकर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोज़मर्रा की यह छोटी सी बात उनमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती थी। कितना सुंदर विचार है। शिक्षा, एजुकेशन।
किसी चीज़ को ना जानना शर्मिंदगी की बात नहीं है, पर सीखने की इच्छा ना होना जरूर शर्मिंदगी की बात है। हम कुछ लोगों को आदर्श मानकर उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जिन बच्चों को उनकी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, आम तौर पर वे उसे कभी नहीं भूलते, वह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम किसी भी पेशे में, चाहे वह ठेकेदारी हो या वकालत, अकाउंटेंसी हो या राजनीति, पुलिस अफसर की नौकरी हो या जज की, यही तो चाहते हैं। सत्यनिष्ठा में ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है। दरअसल यह ईमानदारी की बुनियाद है। नौजवानों पर किसी चीज़ का असर आसानी से डाला जा सकता है जब वे माँ बाप, शिक्षकों या राजनेताओं जैसे अपने मार्गदर्शकों को बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल से तौलिया चुराने या किसी रेस्तरां से बर्तन चुराने जैसी घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते सुनते हैं तो वे निराश होते हैं। उनके मन में अपने मार्गदर्शकों के लिए इज्जत नहीं रह जाती। ऐसी चीज़ें लगातार देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। घटिया आदर्श, पुअर रोल मॉडल्स। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि वे पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि वे हर रोज़ अपने लंच बॉक्स में यही चीज़ें घर लाया करते हैं। गलत तुलना करना, मेकिंग अनफेयर कंपैरिजन। सही ढंग से तुलना करना तो ठीक है, गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को हीन महसूस करने लगता है। दूसरों से तुलना किए जाने पर आमतौर पर हम में से उनमें से ज़्यादा काम करने की क्षमता दिखाने की प्रतियोगी भावना उत्पन्न होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरे से मुकाबला नहीं करते, इसके बजाय वे अपने काम करने की क्षमता में सुधार लाते हैं। वे खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते हैं। सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव। फेलियर और सक्सेस आर रिपल इफेक्ट। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और सफलता असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा। उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच उसे किसी कमज़ोर खिलाड़ी के मुकाबले खिलाता है और उस जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है। उससे बाद उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। वह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है। यही सिलसिला तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि चैंपियन असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा नेता, चाहे वे माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइज़र हो, बच्चे से पहले आसान काम कराते हैं। हर बार काम को पूरा करने के साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और मनोबल का स्तर ऊंचा उठ जाता है। इसी मुकाम पर अगर बच्चे को प्रोत्साहन भी दिया जाए तो उसका सकारात्मक आत्मसम्मान एक ठोस शक्ल लेने लगता है। अपनी और बच्चों की असफलता की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जुड़ना हमारी जिम्मेदारी है। असफल होने को असफलता मानने की गलती करना। कन्फ्यूजिंग फेलिंग विद फेलियर। सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। किसी खास मामले में असफल होने पर ज़्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे खुद को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति है। मुझे असफलता मिल सकती है पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब मैदान छोड़ दें। अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैर वाजिब उम्मीदें। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और परफेक्शन बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है। उसे 5 विषयों में A ग्रेड और 1 विषय में B ग्रेड मिला है। आमतौर पर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें B ग्रेड क्यों मिला? क्या माँ बाप को बच्चे को B ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके इस निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए?
बिल्कुल नहीं। बच्चा दरअसल यह चाहता है कि उसे 5 विषयों में ए ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। ए ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों में ए ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिरकर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाए। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक गलत काम भी कर सकता है। जरा सोचिए कि उस हालात में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीज़ों को मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज़ ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या यह आज़ादी छीन लेता है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे, यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता, यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और ना ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चों को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पाँव कमज़ोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर और मारती है। बच्चा खड़े होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वरना मांस भक्षी जानवर उसे खा जाएंगे और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या यह प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप को और अधिक इज्जत देते हैं एवं कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन आज़ादी देता है। डिसिप्लिन गिव्स फ्रीडम। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम नतीजे की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे सारे चॉकलेट खाने की इजाज़त दे दी जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट हर रोज़ खाने की इजाज़त दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन के वश में रखने से मिलती है। लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आदमी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फ़ायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज़्यादा फायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती है। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी, धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा,
कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए पतंग का क्या हुआ होगा, वह नीचे गिर गई। क्या हमारी ज़िंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वह हमें नीचे धकेल रही है, वास्तव में वह हमें ऊपर उड़ने में मदद दे रही होती हैं। हमारी ज़िंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी फ्री। हम यह जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो यह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहाँ? अगर हर इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो हमें इस आज़ादी कहेंगे या अव्यवस्था? यह अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आज़ादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस। मैंने यह सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा है। अगर हमारे बच्चे को 105 डिग्री बुखार हो और वह डॉक्टर के पास ना जाना चाहता हो तो हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे के विरोध करने के बावजूद वे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का हित उसी में है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। पेरेंटिंग इज़ नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। एक डकैती के मुलजिम को सजा देते समय जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्कूल से पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप ने यह जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन चुराई। उन्होंने उस वाक्य को भी जानबूझकर नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोसियों के घर में से एक के बाद एक चीज़ चुराता रहा और मेरी चोरी आदत बन गई। मेरे बाप को ये सारी बात मालूम थी, पर उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह सही कह रहा था। हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होता, पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है कि नहीं। बच्चों को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाइए। बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। शरीर और मन की पूरी तैयारी त्याग और अनुशासन से ही संभव है। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चों के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। खुद से पूछें, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह से वायलिन बजा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन के जरूरी होने पर सवालिया निशान लगाते हैं। अनुशासन बेहद ज़रूरी है। आज की फिलॉसफी है, अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते सुना है कि मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हों, अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो यह मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या हम जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसका सामान छीन लेने से इन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है, परवर्जन। हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है, उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हमें कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है कि जो करना ज़रूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की ज़रूरत है, वे चाहे हमें पसंद हो या ना हो। एक माँ दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के कामकाज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है और आखिर में थकी हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। ऐसे में थककर सोई माँ को क्या उठना चाहिए? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी 3 वजह हैं, प्यार, फर्ज, जिम्मेदारी। हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते, हमें अनुशासन की भी ज़रूरत होती है।
चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय वह करें जो किया जाना चाहिए या जिसे करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है अनुशासन की। माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियाँ। लेबलिंग एंड पुट डाउन्स बाय पेरेंट्स, टीचर एंड सुपरवाइज़र। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में या प्यार में लल्लू या भोंदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल आदमी पर जिंदगी भर के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये लेबल जिंदगी भर के लिए ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं। भारत में जाति प्रथा इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि लेबल लग जाना कितना तकलीफ देह हो सकता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं तो और क्या है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेबल लगाते हैं। तुम भोंदू हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों की शिक्षा, टीचिंग द राइट वैल्यूज़। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चे या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, उन्हें कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उन्हें कहो कि मैं चेक डाक से भेज दिया गया है। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइज़र से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें सच्चाई सिखाएंगे, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वे हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। जैसे सेक्रेटरी फ़ोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने झूठ बोलने की प्रैक्टिस इतनी करवाई हो कि इसमें वो एक्सपर्ट होकर उसी से झूठ बोल रही हो। पहले वह उसके लिए झूठ बोलती थी, अब उसी से झूठ बोलती है। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके। स्टेप्स टू बिल्डिंग ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। टर्न स्कार्स इनटू स्टार्स। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वे मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बीथोवेन भी थे। उनकी क्या असमता क्या थी, वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में से एक थे मिल्टन। उनकी असमता क्या थी, वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से थे। उनकी असमता क्या थी, वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। विल्मा रुडोल्फ की कहानी। विल्मा रुडोल्फ स्टोरी। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेंगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई।